नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा। पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कांग्रेस द्वारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर पीसी कहा, लगातार जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग। उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा सीधा फायदा। टिहरी झील में क्रूज बोट चलाने की तैयारी। इससे पहले प्रोजेक्ट घिरा विवादों में। टेंडर को लेकर सियासत। मंत्री सतपाल के पुत्र एक मामले में सुर्खियों में। मंत्री ने दी सफाई। पॉलिटेक्निक भर्ती मामले में छात्रों को हाईकोर्ट से राहत। बी फार्मा पास युवाओं के पक्ष में फैसला। प्रथम श्रेणी के साथ सेकंड डिवीजन और अन्य को भी शामिल करने के दिए निर्देश। और उत्तरकाशी में 160 लीटर दूध से देवता के पशुओं ने स्नान कर अच्छी फसलों की खुशहाली के लिए दिया आशीर्वाद। मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित। उत्तराखंड विधानसभा में आज 7 विधेयक पारित हुए और 2 प्रवर समिति को सौंपे गए। इसके साथ ही विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र स्थगित होने के बाद हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी भूषण से खास बात की। विधानसभा सत्र का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन खत्म हो गया है। सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, मैम 3 दिन सत्र चला, क्या रहा तीनों दिन में? देखिए, पहले तो बहुत हम लोग खुश हैं कि हम लोग भराड़ीसैंण गैरसैंण पहुंचे और सभी माननीय सदस्य यहां पर पहुंचे और हम सब ने प्रतिभाग किया। अपने क्षेत्र की बात हमने सदन में रखी। तो अच्छे माहौल में बहुत ही सुंदर मौसम था, बहुत अच्छा खुशनुमा मौसम था और उसमें सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। 500 प्रश्न थे, लोगों के प्रश्न आए। 58 की सूचनाएं लगी थी। 310 को जो हम परिवर्तित करके 58 में सुनते हैं वो हुए। विधेयक पास हुए, अध्यादेश आए। साथ ही साथ आप जानते हैं सप्लीमेंट्री बजट भी पास हुआ। तो हम जो हमें काम दिया था सरकार के माध्यम से, जो मुझे बिजनेस मिला था, वो बिजनेस हमने पूरा किया। 2 दिन सदन चला, आज कांग्रेस ने विरोध किया, वॉकआउट किया। क्या कारण रहा? उन्होंने मांग की। कारण मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन बताना चाहूंगी विनिश्चय आने के बाद भी, एक बार स्पीकर ने विनिश्चय दे दिया है, उसके बाद भी परंपरा ना देखते हुए, नियम को ना देखते हुए मैंने दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना और उसके बाद ये निर्णय किया कि आधा घंटा हम आपको आपदा पर बोलने के लिए देंगे। अब उस आधा घंटा में, और सबको बोला, आपने भी सुना होगा कि मैंने अपने पीठ से ये बोला। उसके बाद आधे घंटे में केवल उनके 3 ही सदस्य बोल पाए। आपस में समन्वय नहीं था या था, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसी कारण से जो हमारे विपक्ष थे उन्होंने वॉकआउट किया। एक माना जाता है कि उत्तराखंड का आंदोलन में, जो उत्तराखंड राज्य गठन हुआ, मातृशक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा था। लगातार आप सदन में बैठती हैं 8-8 घंटे तक, 9-9 घंटे तक, एक रिकॉर्ड है। किस रूप में देखती हैं और ये कहाँ से एनर्जी आता है? आई थिंक ये बात आपने ठीक बोली। महिला में कुछ ज़्यादा ही शक्ति होती है, ताकत होती है और सेंसिटिव बहुत होती है, सेंसिबल बहुत होती है। कार्य करने की अगर उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसको शायद 400% प्रयास करती है, 100 नहीं 400% प्रयास करती है कि उसको अच्छे से कर पाए। और आप जैसे जानते हैं, मैं जिस परिवार से आती हूँ, जिस संस्कार से आती हूँ, जिस सोच से आती हूँ, वो ये कहता है कि जो भी कार्य आपको मिला है उस पर आप पूरा 200% दीजिए। तो शायद वो उसी के कारण एनर्जी भी रहती है, आनंद से भी करती हूँ, बहुत थकावट भी नहीं होती है। तो अभी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी थी, जिनका कहना था कि जो लगातार सदन में बैठी रहती हैं 8-8 घंटे तक, वो रिकॉर्ड है और ये एनर्जी उनके परिवार से मिलता है, अनुशासन से मिलता है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 दिन तक चले सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन के सत्र के दौरान कार्रवाई सही ढंग से चली, लेकिन तीसरे और अंतिम दिन विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस सत्र की राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की है, जिसे सदन में पास किया गया। राज्यपाल से भी इस विधेयक की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि 2 विधेयक प्रवर समिति को भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सदन में देनी होगी। तो 3 दिन का सदन आहूत किया गया था। उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप ले गए। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष उसमें शामिल नहीं था। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं, तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ संशोधन हो। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिन तक चली मानसून सत्र की कार्यवाही को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनने की या जो भी कार्यक्रम आगे चलने हैं, उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक उसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे, जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंच गई। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट और ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है, उस दिशा में भी हम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने और टिहरी झील में क्रूज बोट चलाने की तैयारी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरुआत में ही विवादों में घिर गया है। दरअसल उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयश रावत एक मामले को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मामला टिहरी झील में क्रूज संचालन के लिए जारी किए गए टेंडर से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने टिहरी झील में क्रूज बोट चलाने की तैयारी की थी, जिसके लिए जून के आखिरी हफ्ते में टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण कार्यालय ने टिहरी झील में क्रूज बोट और याट बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके बाद मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयश ने भी इस प्रक्रिया में आवेदन किया। हालांकि विवाद इस बात को लेकर उठ खड़ा हुआ है कि जहां प्रदेश में रोजगार को लेकर पलायन हो रहा है, वहां स्थानीय को वरीयता देने के बजाय देहरादून से एक मंत्री पुत्र को किस आधार पर वरीयता दी गई। इस बीच विपक्ष भी स्टैंडर्ड की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसके बाद भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सतपाल महाराज का पक्ष रखा कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए टेंडर को खोला गया है, आवेदन आए हैं, आवेदन की प्रक्रिया अभी चलेगी। जरूरी नहीं कि टेंडर उनको आवंटित हो ही जाए। तो एक उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते उन्होंने भी इस टेंडर में अपना प्रतिभाग किया है और पूरी तरीके से चीज को देख के जांच पड़ताल करके ही टेंडर दिया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को दिया जाए। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ एक वही उनके पुत्र नहीं है, सभी उत्तराखंड के नागरिक ही सतपाल महाराज जी के पुत्र समान है। इन दिनों प्रदेश में कांग्रेस परिवारवाद को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साध रही है और टिहरी झील मामले में कांग्रेस का कहना है कि भाजपा परिवारवाद की बहुत बात करती है। तो भाजपा के सतपाल महाराज का परिवारवाद नहीं तो क्या है? धामी सरकार के मंत्री सतपाल महाराज इसका जवाब दें। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को आड़े हाथ लिया। देखिए, भाजपा की प्रवक्ता अगर ये कह रही हैं कि महाराज जी के सारे पुत्र हैं
तो उसका दृष्टिकोण भी दिखाई देना चाहिए ना आपके कार्यों में। आप अगर जो है कहीं टेंडर की प्रक्रिया आपके विभाग में हो रही है और आपके पुत्र उसमें भागीदारी ले रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है, वो तो वैसे ही साधन संपन्न है। अगर बेरोजगारों को काम मिल जाएगा तो इससे उन्हें क्या दिक्कत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप पिछले 7 सालों में देख लीजिए, चाहे बैकडोर भर्ती का मामला हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल जी के पुत्र का मामला हो, चाहे जो है चंदन रामदास जी की पुत्री की नियुक्ति का मामला हो, हर जगह भाई भतीजावाद नजर आया है और इसके खिलाफ बेरोजगारों ने मुखरता से आवाज भी उठाई है। पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को संविधान में टेंडर प्रक्रिया डालने से मना करने का अधिकार नहीं है। भारत के किसी भी नागरिक को टेंडर डालने के लिए मना करने का अधिकार भारत के संविधान में किसी को नहीं है। ये भी आवश्यक है, टेंडर की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, भाव के साथ सरकार इसको संज्ञान लेगी। जो किसी का पुत्र आ जाए इसको कम से कम संशय की दृष्टि नहीं देखना चाहिए। ये ठीक है कि टेंडर की प्रक्रिया वो निष्पक्ष हो, इस बात की सरकार की चिंता करती है। तब ये विषय कोई विषय मीडिया के माध्यम से आता है तो उसमें और गहराई से सुना जाएगा। क्रूज मामले में पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज खुद इस मामले में मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ऐसा तो मत करिए सर, कुछ तो बता दीजिए सर। सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है कुछ। ऐसे में प्रशासन के सामने चयन में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखने की चुनौती जरूर होगी। जन टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। टिहरी झील मामले में उन्होंने कहा कि टेंडर को पाने के लिए की गई प्रक्रिया पूरी ठीक है और वो खुद भी पर्यटन विभाग के मंत्री हैं। इस वजह से वो अपने बेटे से टेंडर का आवेदन वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि उनके बेटे ने उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर्स समिट की आयोजन से प्रभावित होकर उत्तराखंड में निवेश करने का विचार किया और टेंडर प्रक्रिया में आवेदन किया। टेंडर में कुल 25 लोगों द्वारा आवेदन पेश किए गए थे, जिनमें से 6 लोगों ने क्वालिफाई किया। राजनीति में शुचिता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और निश्चित रूप में मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें और किसी प्रकार से भ्रामक प्रचार न किया जाए और जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेरणा दी है उसी प्रेरणा के तहत कमल की तरह पारदर्शिता रखते हुए, ताकि कोई व्यक्ति हम पर उंगली ना उठाए, इशारा ना करे, ये देखते हुए मैं अपने छोटे पुत्र से अपना जो उसका आवेदन है वो वापस लेने के लिए मैं आग्रह करूंगा। स्वागत है। कांग्रेस के परवादून जिलाध्यक्ष मोहित उनियाला ने डोईवाला क्षेत्र के आपदाग्रस्त गांव में जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले डोईवाला के सिलवालगढ़ में बादल फटने से गांव में पानी भर गया था और मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क टूट गई थी। जिलाध्यक्ष ने सरकार से ग्रामीणों को उचित राहत और मुआवजा राशि के साथ गांव को आपदा से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कराने की मांग की। ग्रामीणों ने सड़क बनने तक रास्ते को आवागमन के लायक बनाने पर जोर दिया। कुछ दिन पूर्व भी यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बादल फटा और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी तारपोल की रोड थी, सड़क थी। अभी सड़क दिख नहीं रही है, इतना फोर्स में पानी आया। और ग्रामीणों का ये कहना है कि 2008 के बाद करीब 16 साल बाद ऐसी आपदा इस क्षेत्र में आई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने देखा है फसल का बहुत नुकसान हुआ है। अभी लोग अपनी गाड़ी तक, 2 व्हीलर तक यहाँ से लेके नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ जिलाधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी यहाँ का जायज़ा लिया है और हमने देखा कि किस तरीके से वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 जो पूरा क्षेत्र है वो इफेक्टेड है, पूरा क्षेत्र इसमें इस आपदा में। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि क्षेत्र में जल्द से जल्द यहाँ का काम शुरू किया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से सड़क का जो मार्ग है वो पूरा अवरुद्ध हो चुका है और इसमें काम शुरू किया जाना चाहिए और हमारी ओर से जो भी हम कोशिश की जाएगी हम ग्रामीणों की मदद करेंगे।
डोईवाला नगर पालिका की श्रेणी 3 से 1 में उच्चीकृत होने पर डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी को युवा पत्रकार संघ के सदस्यों ने शॉल और फूलों से सम्मानित किया। नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका के उच्चीकृत होने से विकास कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। आपको बता दें, नगर पालिका द्वारा नगर चौक पर शहीद दुर्गा मल्ल की प्रतिमा के साथ 100 फीट ऊंचा राष्ट्र ध्वज लगाया जा चुका है। वहीं डोईवाला में शवदाह गृह के निर्माण के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी का निर्माण चल रहा है। आबादी को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और आबादी भी बड़ी, क्षेत्र भी बड़ा और यहाँ कई महत्वपूर्ण संस्थान थे जैसे कि BSF हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हिमालयन हॉस्पिटल हो गया, तो निश्चित तौर पर इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। पर अपग्रेड करने के लिए कई मानक थे जैसे कि इसकी आबादी, तो आबादी का बेस लेते हुए, करंट जो अनुमानित आबादी इसका बेस लेते हुए, और दूसरा जो मापदंड होता है इसकी इनकम को कम से कम अपने संसाधनों से नगर पालिका की इनकम 1 करोड़ होना अनिवार्य था। बढ़ती जा रही है और जब आबादी बढ़ती है तो हमारे सफाई कर्मचारियों की संख्या, जो हमारे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो कार्य होते हैं, इन सब के लिए हमें कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम C श्रेणी में आ गए हैं तो अब यहाँ पर 10 कर्मचारी और स्थायी में मिल जाएंगे, जिससे हम जोनल ऑफिस भी बना सकेंगे ताकि नगर पालिका के कुछ भाग, आबादी के कुछ भाग का एक ऑफिस वहाँ हो जाए और एक तरफ हो जाएगा तो दोनों तरफ से लोगों को आसानी रहेगी अपने कार्य करवाने के लिए। मैं युवा पत्रकार संघ को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्य करने वाले को सम्मानित किया। निश्चित रूप से ऐसा प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। लक्सर ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन ने विकास भवन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी CDO हरिद्वार प्रतीक जैन से मुलाकात की। प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष सहदेव चौधरी ने CDO हरिद्वार को बताया कि लक्सर खंड विकास कार्यालय द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि और अन्य मदों से कराए जा रहे विकास कार्यों में ओपन टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही इन कामों की निविदाएं उन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जा रही हैं जिनका सर्कुलेशन तहसील स्तर पर ज्यादा हो। उन्होंने मांग की कि पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों की निविदाओं की जांच की जाए। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने आश्वासन दिया कि एक्ट के अनुसार ही काम होंगे और ग्राम प्रधान की कार्य योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। आज लक्सर ग्राम प्रधान संगठन के सभी साथी इकट्ठा होकर आज CDO साहब से मुलाकात हुई है। हमारे प्रधान संगठन के और सभी प्रधानों की एक मांग थी कि जो हमारे डबटेलिंग के काम है, ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा या वहाँ के अधिकारियों द्वारा बिना ग्राम पंचायत की कार्य योजना में चढ़े हुए वो काम कर रहे थे, जो कि एक्ट के अनुसार गलत है। सभी प्रधानों की एक मांग थी कि भाई जो काम ब्लॉक प्रमुख या किसी को भी करने हैं वो हमारी जो कार्य योजना है उसमें चढ़े होने अति आवश्यक है और ये एक्ट भी कहता है। दूसरा कि कोई भी चीज हो, एक ऐसे काम हो जिस पे चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत से NOC लेना अति आवश्यक है और वो एक्ट में है। और मैं तो थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन CDO साहब ने आश्वासन दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा और जो एक्ट के अनुसार जो भी काम होंगे वो प्रधान की, ग्राम पंचायत की जो कार्य योजना है उसमें चढ़े हुए होंगे। रामनगर में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत मंडी समिति परिसर में श्रमिकों को किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट ने सभी श्रमिकों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। रामनगर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी पूरन सिंह सैल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत मजदूर किट, राजमिस्त्री किट, प्लम्बर किट का वितरण करने के साथ ही कंबल, छाता और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। ये श्रमिकों को समान वितरण का कार्यक्रम हमारे सचिव महोदय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसमें श्रमिकों को मजदूर किट, प्लम्बर किट, इलेक्ट्रीशियन किट और सैनिटरी नैपकिन, कंबल, छाता का वितरण किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रमुख मंदिरों को सजाया जा रहा है, जहां पर भव्य और सुंदर झांकियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आयोजन किया जाएगा। मंदिरों में राधा कृष्ण की लीलाओं और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियों की भी तैयारी की जा रही है। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जारी है। सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारियों का वितरण किया गया है।
अपना परफॉर्मेंस करेंगे पूरी की जो 26 जनवरी का हमारे यहाँ है 26 अगस्त को, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम सभी मंदिर के अंदर आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो बच्चे हैं जो अपनी वहाँ पे कृष्ण लीलाओं को प्रस्तुति देंगे, वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं बुरी तरह से। आज उनका फर्स्ट रिहर्सल फाइनल चल रहा है, फिर कल को भी हम करेंगे और 26 तारीख को जो 8 बजे से लेके 12 बजे तक कृष्ण लीलाओं का ज़बरदस्त तरीके से बच्चे अपना परफॉर्मेंस करेंगे। पूरी की पूरी हमारी मंदिर समिति एक साथ देख रहे हैं, हमारे आसपास मंदिर समिति के सभी लोग खड़े हैं, इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ प्रोग्राम, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी टाइम मतलब 1.5 महीने पहले से स्टार्टिंग हो जाती है। बच्चे आते हैं बहुत सारे, मतलब 150 ग्रुप से ऊपर बच्चों में होते हैं। उसके बाद यह है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के गाने, मनोरंजन का प्रोग्राम होता है जो कृष्ण भगवान से ही रिलेटेड होता है, मतलब इसके अलावा किसी और भगवान से नहीं है। कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के रूप में जो हमारा इतना अच्छा पर्व मनाया जाता है वो इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर श्रम विभाग चंपावत द्वारा लोहाघाट के ब्लॉक सभागार में लोहाघाट क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार द्वारा श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। हालांकि शिविर में काफी कम संख्या में श्रमिक पहुंचे थे। इन्होंने श्रम कार्ड बनने में आ रही दिक्कतों को श्रम प्रवर्तन अधिकारी के सम्मुख रखा। अधिकारी ने उनकी समस्याओं को दूर भी किया। वहीं कुछ श्रमिकों ने सीएचसी केंद्र संचालकों पर श्रम कार्ड बनाने के लिए अधिक धनराशि लेने के आरोप लगाए। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।